हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. So I welcome you all to the discussion of sample question paper of CBSE term second examination of class 12th मैथमेटिक्स. आज की क्लास में बेसिकली हम लोग इस सैंपल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी और सेक्शन सी सॉल्व करने वाले हैं. दैट मीन्स सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिए हैं. अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है देन डोंट वरी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सेक्शन ए के लेक्चर का लिंक भी डाल के दे दूंगा. ठीक है बच्चों. मोर ओवर सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए हैं उनके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा और इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलते हैं. तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सारी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना. इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना. ठीक है बच्चों, अब फाइनली चलते हैं और सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ टर्म सेकंड फॉर क्लास 12th मैथमेटिक्स के सेक्शन बी और सेक्शन सी के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. चलिए जरा. तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का है, मैक्सिमम मार्क्स 40. अब इस सैंपल क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, इन सभी का सॉल्यूशन हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे. ठीक है बच्चों, मैंने लिखा हुआ है. अब चलते हैं जरा सेक्शन बी की तरफ. तो ये रहा सेक्शन बी. यहाँ पर क्वेश्चन 7 से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी. तो पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है. कैसे सॉल्व करें, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. मैं यहीं से सॉल्यूशन शुरू कर देता हूं, ठीक है ना. आप चाहो तो इसको पहले आई एज्यूम कर सकते हो. देखो मैं किस तरीके से करूंगा. यहां पर अगर मैं टर्म्स को स्प्लिट करूं, यानी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, देखो इस तरीके से, प्लस 1 अपॉन यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर ये इंटू एक्स और ये dx तो लगा ही हुआ है. मैंने इस तरीके से लिख दिया. आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर हमें क्या देगा बच्चों, हमें यहां पर मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब मैं इंटीग्रल्स भी स्प्लिट कर लूंगा. यहां पर dx लगाओ और इस वाले के लिए मैं सेकंड इंटीग्रल बना लूंगा. यानी ऊपर आपका है 1 dx, है ना, यानी सिर्फ dx रह जाएगा. नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर पहले से x प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में, आप देख पा रहे होंगे. ठीक है बच्चों, अब देखो ये पहला जो इंटीग्रल है ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x. समझे कि नहीं? ठीक है ना. अच्छा, दूसरे वाले में मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना. यहां पर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो. समझे? देखो इस तरीके से आ गया. अब क्या करो, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इंटीग्रल में ध्यान से सुनना, सिर्फ सेकंड इंटीग्रल की बात कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट इंटीग्रल के लिए तो मैंने बता ही दिया आपको क्या करना है ना. तो सेकंड इंटीग्रल में आप लोग सब्स्टिट्यूशन कर दो. बताओ जरा मैं क्या पुट करने वाला हूं. मैं यहां पर एक्स स्क्वायर को t पुट करने वाला हूं. तो ये करने से यहां पर ये बनेगा 2x dx, है ना. मैंने 2 नहीं लिखा क्योंकि यहां पर 2 को मैं इस तरीके से RHS में ले आऊंगा. समझे? तो अब देखो न्यूमरेटर में x dx की जगह मैं क्या लिखूंगा, हाफ dt. ध्यान रखना. और इसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x. ठीक है बच्चों, यहां पर ये 1/2 और यहां पर ये हो गया dt. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा t प्लस 1 और यहां पर एक्स स्क्वायर यानी सिर्फ इसको t लिखा जा सकता है. अब क्या बनेगा, ये यहां पर ये है tan इनवर्स x, ये 1/2 को ऐसे ही रहने दो. यहां पर ध्यान से देखना हम किस तरीके से लिखेंगे. अगर मैं इसे करूं 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, एक बार देखो मैंने डायरेक्टली यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लिया है. विद प्रैक्टिस आप भी ये काम कर सकते हो. यहां पर एलसीएम लेकर देख लो, पिछला स्टेप आराम से आपको मिल रहा होगा. समझे? तो यहां से फाइनली क्या बना बच्चों, ये बनेगा tan इनवर्स x एज इट इज. यहां पर 1/2 ब्रैकेट लगाओ, 1/t का हो जाएगा log ऑफ t, है ना. और ये क्या हो जाएगा, log ऑफ t प्लस 1. समझे बच्चों? अच्छा, यहां ब्रैकेट क्लोज, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन.
अब आप लोग t की वैल्यू ऊपर से रिप्लेस बैक कर दो जो आपने सब्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया था। यानी देखो यहाँ पर t की जगह आपने एक्स स्क्वायर लिखा था ना, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह t लिखा था। तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, लॉग यहाँ पर t की जगह एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा लॉग t की जगह एक्स स्क्वायर और +1 तो पहले से ही है। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी c लगा दो। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। वैसे एक बात बताओ, जो मैंने करली ब्रैकेट में कंटेंट लिखा है, क्या यहाँ पर लॉग की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है क्या? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताना, नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर हम और क्या लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 8 बेसिकली हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनना, यहां पर ट्रिगो फंक्शन यानी साइन फंक्शन दिख रहा है, जिसका एंगल क्या है बच्चों, एंगल है y/x। इसका मतलब ये पक्का होमोजीनियस की टेक्निक से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान से देखते रहना बच्चों। दोनों साइड मैं x से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा, देखो इस तरीके से चेक करते रहना। यहां पर y/x माइनस x/x तो कैंसिल हो जाएगा, आपको देकर जाएगा साइन y/x। समझे बच्चों? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग y को vx यहां से पुट कर देंगे और अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके dy/dx की वैल्यू निकाल लो। तो v बाहर x का 1 है ना, फिर x बाहर v का dv/dx हो जाएगा। इसको अपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे हम लोग। तो यहां से क्या बनेगा, v प्लस एक्स dv/dx, यहां y/x, y की जगह vx रखोगे, नीचे x पहले से ही है y/x में, समझे? देखो ऐसे कह रहा हूं मैं, x कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहां पर ये बनेगा माइनस साइन vx है ना अपॉन x, डायरेक्टली v लिख दूं। ठीक है बच्चों, अब देखना यहां पर क्या होने वाला है, ये vx/x यानी v, तो ये वाला v बनेगा और यहां वाले v को कैंसिल कर देगा। So we will be only left with this quantity। ध्यान से देखते रहना, आपको सिर्फ ये मिलेगा। यहां से बड़े आराम से वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। अब ये कैसे करोगे, dv/sin v लिख लो, तो ये क्या बनेगा, देखो ऐसे dv/sin v और यहां पर माइनस dx/x, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लो कोसिकेंट v dv और यहां पर आपका हो गया माइनस dx/x। अब यहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है बच्चों, तो कोसिकेंट v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी लॉग, यहां मॉडुलस लगाओ, कोसिकेंट v माइनस कोटेंजेंट v। ठीक है बच्चों, और ये क्या बनेगा, माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ x। देखो ये भी लॉग में है, ये भी लॉग में है, तो कांस्टेंट को अगर c लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर लॉग ऑफ मॉड c लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सिंप्लीफिकेशन करने में हेल्प मिलेगी। तो यहां फाइनली क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी लॉग, देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, कोसिकेंट v की जगह बाद में हम y/x रख देंगे। देखो इस वाले स्टेप को देखते रहना, है ना, सब्स्टिट्यूशन किया था हमने, तो सबसे लास्ट में ये काम भी कर दूंगा मैं। फिलहाल यहाँ RHS में लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगेगी। अब कौन सी प्रॉपर्टी, एक बार ध्यान से देखते रहना अगर आपको समझ में आ गया हो तो। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम लोग क्या लिखने वाले हैं, दिस विल बी कोसिकेंट v का मतलब y/x। अब रख दो, समझे, जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया था उसकी हेल्प से। यहां पर देखो y = vx है, तो फिर यहां पर क्या बनेगा, ये भी आपका v की जगह y/x आ जाएगा, ये पूरा मॉडुलस में है। यहां पर ये बच जाएगा c/x। समझ गए बच्चों, या तो यहीं पर छोड़ सकते हो या मॉड को हटाओगे तो किसी भी एक तरफ में प्लस माइनस लगा दो। मैं यहीं पर अपना आंसर डिक्लेयर करने वाला हूं, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। और मैंने क्या कहा कि अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं लिख के दिखा ही देता हूं। देखो ध्यान से, आप चाहो तो इसे +-c/x ऐसे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में एक अल्टरनेटिव भी है, अगर आपको ध्यान हो। चलो ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर और लिखा हुआ है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्टरनेटिव में क्या बोला हुआ है ये भी देख लेते हैं। यहां पर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये हमारे पास कुछ कंडीशन गिवन है, इनिशियल वैल्यूज गिवन है, जिसके लिए ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को
अगर आप कंपेयर करेंगे देखो इसके साथ, ध्यान से सुनते रहना, इसे क्या बोलते हो आप लोग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स बोलते हो कि वाई बोलते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स वो तो डिलीट हो गया है आपके सिलेबस से, बट फिलहाल इससे कंपेयर करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से कंपैरिजन कर लो, देखो यहां पर पी ऑफ एक्स, ठीक है, और क्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या है, 2/1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, e की पावर में ये जो फंक्शन हमने लिखा था ना px, तो इसका हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, तो यहां पर ये क्या है बच्चों, दिस इज कोटेंजेंट x, समझे, तो चलो इसका इंटीग्रेशन ले लो, तो e की पावर में ln ऑफ क्या हो जाएगा, दिस विल बी ln यानी लॉग लिख लो, एक ही बात है, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, तो फाइनली आपको मिलेगा साइन x, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बन जाएगा बच्चों, फाइनली दिस विल बी y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, तो ये रहा इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू, यहां पर जो फंक्शन q था ना उसको लिखो, तो ये रहा आपका फंक्शन q, ठीक है बच्चों, इनटू में इंटीग्रेशन फैक्टर ये लिखा हमने, dx तो आएगा ही, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बात क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, 2 को तो बाहर निकाल दो सबसे पहले इंटीग्रल के, तो यहां पर बचेगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, तो +1 -1 करोगे तो फाइनली आपको देखो इस तरीके से मिलेगा, आप एक बार चेक करके देखो बच्चों, समझे, यहां पर आप अगर एलसीएम लेंगे ना तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स -1, यानी सिर्फ साइन एक्स और नीचे 1 प्लस साइन एक्स, यानी यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसके बाद यहां पर जरा एलएचएस वाले को तो एज इट इज ही रहने दो, ठीक है, आरएचएस में आ जाओ, ये 2 तो पहले से ही है, ठीक है ना, 1 का इंटीग्रल यहां पर x हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और ये बच गया आपका 1/1 प्लस साइन एक्स, तो ध्यान से सुनना, इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है, इसको मैं साइड में सिंप्लीफाई कर रहा हूं, यानी 1/1 प्लस साइन एक्स, देखो मैंने ऐसे लिखा, ठीक है बच्चों। अब यहां पर डिनोमिनेटर में जो साइन एक्स है ना उसको कॉस की फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दो तो ऐसे भी हो जाएगा, है ना, 1 प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स लिख लो, फिर नीचे 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला, करके देखोगे तो पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन फिलहाल यहां पर मैं इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करूंगा, उसके बाद इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, ये मैं साइड में करके दिखा दे रहा हूं, दिस इज कंप्लीटली अ फेयर वर्क, आप चाहो तो यहां दिखाओ, वैसे मैं साइड में दिखा रहा हूं बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रॉब्लम, थोड़ी जगह की कमी हो गई है, ठीक है। सो न्यूमरेटर में बनेगा 1 माइनस साइन एक्स, ध्यान से देखो, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी अगर यूज करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी इसको तुम डायरेक्टली कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, ठीक है। अब यहां पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों, सीकेंट एक्स इंटू में टेन एक्स, समझे, तो ये पूरा आप यहां पर लिख दो, यानी क्या लिखना है आपको, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना अभी बाकी है, ये करली ब्रैकेट क्लोज किया और प्लस में सी भी लगा दिया। अब फाइनली यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बी 2, चाहो तो अंदर भेजना शुरू कर दो, तो 2x माइनस 2, समझे, यहां पर सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x हुआ और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सीकेंट x, समझे बच्चों, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी सी तो पहले से ही चला आ रहा है। अब तुम्हारे क्वेश्चन में इसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ कंडीशन दे रखी है, क्या है कंडीशन, कंडीशन ये है कि y की वैल्यू 0 होगी अगर x π/4 होगा, समझे, तो यहां पर ये y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2 टाइम्स, ब्रैकेट में क्या दिख रहा है 10x माइनस सीकेंट x प्लस में c, ठीक है ना, इस पूरे में y की जगह 0 और x की जगह π/4 पुट करो, तो यहाँ 0 इंटू साइन π/4 यानी ये क्या हो जाएगा आपका 0, RHS में क्या होगा 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू π/4 यानी ये बना π/2 माइनस 2, यहाँ ब्रैकेट में 10 π/4 x की जगह π/4, तो ये तो 1 हो जाएगा, माइनस सीकेंट π/4 मतलब ये हो जाएगा √2, देखो इस तरीके से, प्लस में c, तो यहां से आपको c की वैल्यू क्या मिलेगी, दिस विल बी, देखो ये इधर ले आओ, तो 2 टाइम्स 1 माइनस √2 माइनस π/2, ये पूरा c की वैल्यू मिली, तो फाइनली आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा बच्चों, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी y इंटू साइन एक्स,
ठीक है, इज इक्वल टू 2x माइनस 2, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, ये है आपका 10x माइनस सीकेंट एक्स, और c की वैल्यू यानी 2 माइनस 2√2, समझे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस π/2। तो ये फाइनली पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया इस वाले क्वेश्चन का, समझे बच्चों। तो अच्छा खासा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन 9 में, यहां पर वेक्टर अलजेब्रा में से एक प्यारा सा क्वेश्चन है। हमसे बोला हुआ है कि वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू नल वेक्टर। अच्छी बात है, यहां पर ये कंडीशन है, फिर ये कंडीशन है, और हमको ये प्रूव करने के लिए बोला हुआ है। सबसे पहले इसको पकड़ो, ठीक है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें कि मैं साइड चेंज करूंगा तो यहां पर 0 मिलेगा, ठीक है बच्चों। यहां से वेक्टर ए कॉमन लोगे तो यहां पर b माइनस सी देखो इस तरीके से मिलेगा। इसके बाद सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में पहले से ही बोला हुआ है कि वेक्टर ए कैन नॉट बी नल वेक्टर, सो दैट क्लियरली मीन्स कि b माइनस सी नल वेक्टर होना चाहिए या फिर वेक्टर ए परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, तो b माइनस सी वाले वेक्टर के, समझे। इसे कंडीशन फर्स्ट बोलो। अब जरा इसको भी पकड़ो, इसने क्या बोला, a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस c। तो यहां पर भी साइड चेंज कर लो, लेकिन इस केस में यहां पर अब नल वेक्टर बचेगा क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो गया है। यहां से वेक्टर ए क्रॉस अगर ऐसे कॉमन लोगे तो अंदर देखो इस तरीके से बचेगा। नाउ वंस अगेन, क्योंकि हमें बोला गया है कि ये तो नल वेक्टर होगा नहीं, सो दैट क्लियरली मीन्स या तो b माइनस सी नल वेक्टर होना चाहिए या फिर वेक्टर a मस्ट बी पैरेलल टू b माइनस सी वेक्टर। अब इसे कंडीशन सेकंड बोलो। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को ध्यान से देखोगे तो हमें क्या मिलेगा, हम बोलेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड हमें मिलेगा कि b माइनस सी, देखो दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में यही कंडीशन कॉमन बनती है कि b माइनस सी विल बी इक्वल टू नल वेक्टर, क्योंकि वेक्टर a और वेक्टर b माइनस सी कोई से भी दो वेक्टर साइमल्टेनियसली पैरेलल और परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकते, तो फिर यही कंडीशन बचेगी। यहां से अगर आप साइड चेंज करें तो b विल बी इक्वल टू वेक्टर c, समझे, वेक्टर b विल बी इक्वल टू वेक्टर c। और यही चीज आपको प्रूव करने के लिए यहां पर बोला गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 9 तो हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन 10 को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। आपके पास ये एक पहला लाइन है, लेट मी कॉल इट L1, और यहां से आपका ये सेकंड लाइन शुरू हो गया है, लेट मी कॉल इट L2। इनके बीच का मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से, जो पहले वाला लाइन है इसमें से आप कुछ वेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लो। वेक्टर A1 लिखो और फिर वेक्टर B1 भी लिखेंगे। तो यहां पर ये बनेगा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। फिलहाल यहां पर वेक्टर B1 क्या आएगा, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है बच्चों, अब यहां से अपने सेकंड लाइन में चलो और इसका वेक्टर A2 लिखो, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और यहां पर वेक्टर B2 लिखो, दिस इज 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B1। चेक करके देखो, वेक्टर B1 का 2 टाइम्स करोगे तो वेक्टर B2 मिल रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि B1 इज पैरेलल टू B2, दैट मींस लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो फिलहाल मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकालना है दोनों ही लाइंस के बीच में, लेकिन ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसका फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए काम शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर मुझे अब एक क्वांटिटी क्या निकालनी पड़ेगी, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। ये रहा A2 वेक्टर, ये रहा A1 वेक्टर। जैसे ही आप माइनस करना शुरू करेंगे तो ये बन जाएगा देखो 3k कैप। ठीक है, अब यहां पर और क्या करेंगे, यहां पर हम लोग वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर B के साथ। लेकिन यहां वेक्टर B1 है और वेक्टर B2 है, वेक्टर B तो है नहीं, तो वेक्टर B1 या वेक्टर B2 दोनों में से किसी भी एक को आप वेक्टर B बोल दो। मेरा मन कर रहा है वेक्टर B1 को वेक्टर B बोलने का। ठीक है, तो मतलब यहां पर मैं क्या लूंगा, 3k कैप, इसका क्रॉस ले लूंगा किसके साथ, 2i कैप प्लस j कैप
प्लस के कैप। समझे बच्चों? चलो अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट या तो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे या फिर आप यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट बना लो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, देखो इसमें तो आपका 0 आई कैप 0 जे कैप और यहाँ पर 3 के कैप, इसका क्या बनेगा 2 1 1। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर देखो अब आई कैप वाला लिखोगे तो यहाँ पर 0 -3 देखो इस तरीके से आएगा, फिर ये माइनस जे कैप। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर देखो इस तरीके से करोगे तो 0 और -6 यानी ऐसे हो जाएगा, और के कैप वाला करोगे तो बेसिकली ये 0 के कैप ही आपको देके जाएगा, चेक कर सकते हो। तो फाइनली कहने का मतलब ये हुआ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी -3 आई कैप प्लस 6 जे कैप। समझे? अब लगेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वाला फॉर्मूला। तो वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर a2 - a1 वेक्टर तो हमने लिखा ही है, इसका क्रॉस वेक्टर b के साथ वैल्यू निकल चुकी है ऑलरेडी, नीचे वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और इस पूरे का भी मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस है वो कभी कोई वेक्टर क्वांटिटी तो होगा नहीं और नेगेटिव भी नहीं होगा। फिलहाल ये जो -3 आई कैप प्लस 6 जे कैप न्यूमरेटर में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। आप चाहो तो डायरेक्टली भी निकाल के यहाँ पर डाल सकते थे, बट फिलहाल मैं पहले वैल्यू पुट कर देता हूं। अब वेक्टर बी मैंने किसको माना था, यहाँ पर याद है आपको, मैंने बोला था b1 को वेक्टर बी मान लो, तुम b2 को भी मान सकते हो। तो यहाँ पर ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, याद है, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर करोगे यानी ऐसे हो जाएगा, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर ये रहा, के कैप तो है ही नहीं मतलब वो 0 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, पूरे का रूट नीचे आ जाओ, यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी 4 + 1 + 1, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर 1 है बच्चों। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 45 का अंडर रूट और नीचे क्या बनेगा √6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, कर सकते हो ना, चलो 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब देखो इस तरीके से आएगा और यहाँ पर इस तरीके से आएगा। आप चाहो तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हो 15/2 है ना, पूरे का अंडर रूट दिस मच यूनिट्स, डिस्टेंस है तो यूनिट्स में ही आएगा। समझे बच्चों? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और अपना काम कंप्लीट कर लिया है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें हमें यहाँ पर एक अल्टरनेटिव दिख रहा होगा। समझे? ये दिख रहा है ना, और लगा हुआ है। चलो इसमें देखते हैं क्या बोला गया है। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट। किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको पॉइंट चाहिए और उसका नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट तो हमें मिल गया, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। आगे क्या बोला हुआ है, जो भी आपका प्लेन है इट इज पैरेलल टू दीज टू लाइंस। अगर प्लेन इन दोनों लाइन के पैरेलल है तो दोनों लाइन का ना जो पैरेलल वेक्टर है, मान लो इसको b1 वेक्टर, देखो ये रहा, ये b1 वेक्टर है 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और इसको आप वेक्टर b2 बोल दो। ठीक है बच्चों, यानी क्या है आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर अगर प्लेन का लिखना हो, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, अगर ये आपको लिखना है तो क्योंकि प्लेन पैरेलल है दोनों लाइंस के, तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा b1 क्रॉस b2। समझे? यहां रीजन क्या दोगे कि जो आपका प्लेन है दिस इज पैरेलल टू द गिवन लाइंस। समझे बच्चों? चलो काम शुरू करते हैं। तो यहां पर देखो आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, ये 2 -3 और ये 2, यहाँ पर 1 -3 और ये 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भैया जल्दी से। तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका -3 और ये प्लस का 6 है ना, तो 6 -3 यानी 3 आई कैप हो जाएगा, फिर माइनस जे कैप आप लगाओगे, यहाँ 2 - 2 यानी वो खत्म हो जाएगा, फिर प्लस का के कैप यानी ये बनेगा माइनस का 6 और वो बनेगा प्लस का 3, 3 - 6 यानी -3 के कैप। देखो इस तरीके से आ जाएगा, ये आपका नॉर्मल वेक्टर हो गया। सपोज इसको मैं वेक्टर m से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। यहाँ पर आपका जो प्लेन है उसका एक गिवन पॉइंट भी है, जिसके लिए वेक्टर a मैं एज्यूम कर लूंगा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। देखो यहाँ पर, समझे? तो आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन ये क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या होता है, r वेक्टर डॉट ये नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर m, है ना।
अब इसके बाद यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे, आर वेक्टर डॉट एम वेक्टर। एम वेक्टर मैंने क्या निकाला, 3i कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो ये रहा आपका वेक्टर ए, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 3i कैप माइनस 3k कैप के साथ। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां पर आप चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो, यहां से भी 3 कॉमन आ जाएगा, वो 3 कैंसल हो जाएगा बच्चों फाइनली। तो यहां पर आपको मिलेगा वेक्टर आर डॉट आई कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू, यहां आई कैप माइनस के कैप बचेगा। ध्यान रखना मैंने 3 कॉमन लेकर यहां से और यहां से कैंसल आउट करने के लिए बोला था। तो यहां पर आपका बन जाएगा 1, यहां पर जे वाला नहीं रहेगा, यहां माइनस के कैप और ये प्लस का 1 हो जाएगा। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 2। तो ये क्या मिल गया आपका, दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन। समझे, आपको यहां पर वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन दोनों लिखना है। तो अब अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन की बात करूंगा, तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए आप क्या करो, वेक्टर आर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये लिख दो। मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप वेक्टर आर की जगह लिखो, डॉट प्रोडक्ट ये रहा इसके साथ, नाउ दैट इज इक्वल टू 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस जेड, नाउ दैट इज इक्वल टू 2। तो ये फाइनली आपका कार्टेशियन इक्वेशन आ चुका है, जैसा कि मैंने पहले ही डिक्लेयर किया है। तो एक आंसर ये रहा और एक आंसर यहां पर है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं जरा और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यानी सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर क्या बोला हुआ है, तो यहां पर कह रहा है कि हमें इसको इवेल्युएट करना है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहां पर आपको मॉडुलस दिख रहा होगा, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है उसको मैं फैक्टराइज करूंगा। सबसे पहले x कॉमन आ जाएगा, ये पूरा फेयर वर्क है, ध्यान रखना। x कॉमन आएगा, अंदर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो आगे और फैक्टर बनेंगे, यानी x, यहाँ x माइनस 1 और यहाँ पर x माइनस 2। इस पूरे को अगर मैं 0 के इक्वल रख दूं तो यहां से मुझे मिल जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिलेंगे बच्चों, देखो इस पूरे को 0 के इक्वल रखने के लिए बोला है मैंने, पूरे प्रोडक्ट को। तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी 0, 1 एंड 2। अब इन वैल्यूज को मैं क्वेश्चन में जो इंटीग्रल में इंटरवल्स हैं यानी -1 से 2, इसके हिसाब से अगर चेक करूंगा तो 0, 1 एंड 2 सभी इसको फुलफिल कर रहे होंगे, यानी इस इंटरवल के बीच में से ये तीनों वैल्यूज हैं। तो यहां अपने इंटीग्रल को हम ब्रेक करेंगे, हम बोलेंगे -1 से 0, ठीक है ना, -1 से 0 प्लस हम लेंगे 0 से 1 प्लस फिर हम लेंगे 1 से 2। अब इस हिसाब से हमें यहां पर वैल्यू पुट करनी है। ध्यान से सुनना, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में आपका ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो मॉड के अंदर था, देखो इस तरीके से। तो अगर मैं -1 से 0 के बीच का कोई सा भी नंबर यहां पर डाल के देख लूं, जैसे -1/2, तो मॉड के अंदर का साइन नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ये मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। फिलहाल तो मैं डायरेक्टली लिखूं, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैंने यहां पर x की जगह -12 लिखा, इस इंटरवल के बीच में है ना, बिल्कुल है। तो यहां पर -12 लिखो, यहां -12 लिखो, यहां -12 लिखो x की जगह, और तीनों को एक बार कैलकुलेट करके ये बताओ कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव। तो नेगेटिव आएगा, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव रहा तो फिर आप एक बाहर नेगेटिव लगाओ और मॉड के अंदर की क्वांटिटी को एज इट इज रहने दो। यही काम करते हैं ना बच्चों, समझे। अच्छा, अब ये पूरा क्या था, तो ये पूरा था क्वेश्चन में ही दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस 2x, समझे। तो इसके बाहर तुम्हें नेगेटिव लगाना होगा, मतलब इस चीज को मैं यहां पर लिखूंगा तो माइनस ये रहा, बाहर लगा दिया मैंने। ध्यान से देखो, इंटीग्रल में पहुंच गया हूं मैं। यहां पर आएगा x³ माइनस 3x² और ये बनेगा प्लस 2x और dx भी लिखना है। क्लियर हुआ सबको, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या करो, सेम चीज को अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं यहीं पर चेंज कर दूंगा। चलूं आगे, ठीक है। अब देखो अगला इंटरवल क्या है बच्चों, अगला इंटरवल है 0 से 1, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल है 0 से 1। तो यहां पर x की वैल्यू 0 से लेकर 1, यहां पर इंटरवल चेक कर सकते हो। इसके बीच में अगेन x की जगह सपोज मैंने हाफ लिखा है ना, कोई और नंबर भी ले सकते हो, बस इस इंटरवल के बीच का होना चाहिए।
तो 1/2 लिखोगे यहाँ पर x की जगह, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये 1/2, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 2, तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा। मतलब आप इसे क्या लिखोगे बच्चों, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं या नहीं। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर मैंने सेकंड वाला भी लिख लिया। समझ गए सभी लोग, क्लियर। अब आगे चलते हैं, यानी लास्ट वाले में देखते हैं। तो लास्ट वाले में इंटरवल क्या है बच्चों, इसमें इंटरवल है 1 से 2, यानी ऐसे। अब इसके बीच में सपोज मैंने x की जगह 3/2 ले लिया, यहां पर 3/2, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 2, यानी क्या बन जाएगा, ओवरऑल ये नेगेटिव आएगा। मतलब जैसा पहले वाला आया था ना वैसा ही हो जाएगा, यानी इस तरीके से, समझे। तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, -x³ माइनस 3x² प्लस 2x dx, इस तरीके से। समझ गए सभी लोग, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, मैं इसे मिटा दे रहा हूं फिलहाल। अब हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है इस क्वेश्चन में, तो चलो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ध्यान रखना बाहर इस नेगेटिव का, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो। यहां पर x³ का क्या बनेगा, x⁴/4 माइनस 3x³/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं किसी को, है ना। यहां पर 2x²/2, ये 2 भी कैंसिल होगा। और ये लिमिट्स का ध्यान रखना, अगले में आ जाओ। यहां पर x⁴/4, यहां पर -3x³/3, वो 3 कैंसिल करके ही लिखो, ऐसे आ जाएगा। फिर अगला आपका बनेगा 2x²/2, यानी डायरेक्टली ऐसे लिख दो। और यहां पर अपनी लिमिट्स का ध्यान रखना, इस माइनस को, और यहां प्लस है ना, तो ओवरऑल ऐसे लिख दो। ये बन जाएगा आपका x⁴/4 माइनस x³ प्लस x², और ये रहा आपका लिमिट। ठीक है बच्चों, क्लियर। यहां पर अपर लिमिट डालते हैं पहले वाले में, बाहर नेगेटिव का ध्यान रखना। अपर लिमिट डालोगे तो सारा कुछ 0 हो रहा है, देख लो। ठीक है बच्चों, माइनस। अब लोअर लिमिट की बारी, तो यहां पर डालोगे -1⁴, यानी ये 1/4 ही हो जाएगा। ये 3 तो कैंसिल हो ही चुका है। -1⁴, यानी -1 ही रहेगा, एक नेगेटिव है, मतलब ये +1 हो जाएगा। यहां पर भी ये +1 ही दे देगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगले में चलते हैं, यानी इस वाले में अपर लिमिट डालोगे तो 1/4, चेक करके देखो, समझे, -1 और ये +1, कोई प्रॉब्लम किसी को। और लोअर लिमिट डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, समझे। अच्छा, लास्ट वाले में आ जाओ, तो यहां पर जैसे हम अपर लिमिट डालेंगे तो क्या बनेगा, 2⁴, यानी 16/4, यानी सिर्फ 4 रहेगा, -2⁴, ये रहा, और यहां पर 2⁴, यानी ये रहा। समझ गए, ठीक है। अपर लिमिट हुआ माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट करोगे तो क्या बनेगा, 1/4, यहां पर -1 और यहां पर +1, देखो इस तरीके से आ जाएगा। समझे बच्चों। फाइनली यहां पर क्या मिलने वाला है, 0 को छोड़ो, ये 1 + 1 यानी 2, यहां पर एलसीएम ले लो, 4 2 8, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 9/4, बाहर भी नेगेटिव है तो ये प्लस का ही लिख दिया मैंने। यहां पर आपका बचेगा 1/4, है ना, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 को छोड़ दो। यहां पर 4 + 4 8, -8 खत्म, यहां पर ये 1 खत्म, -1/4, और एक नेगेटिव बाहर भी है तो +1/4, देखो एक नेगेटिव यहां पर है और यहां पर ये -1/4। फाइनली सॉल्व करोगे तो 11/4, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। समझे बच्चों, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन 12 में हमें क्या बोला हुआ है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय दिस लाइन एंड पैराबोला। तो सबसे पहले मेरे पास है एक पैराबोला, यानी y² = x, ठीक है, और हमारे पास एक लाइन भी है, यानी ये रही आपकी लाइन, इस तरीके से। इनको जरा सॉल्व कर लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू निकालकर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो लेट मी राइट बाय फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पर y की वैल्यू क्या आएगी सेकंड इक्वेशन में से, सो दैट विल बी 2 - x। ध्यान से देखो, समझे, इसको पुट करेंगे यहां पर तो ये बनेगा 2 - x का होल स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बनेगा आपका 4 - 4x प्लस x², नाउ दैट इज इक्वल टू x। यहां पर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, x² - 5x प्लस 4 = 0। क्या यहां पर फैक्टराइजेशन होगा,
एक बार चेक करके देखो, मैंने फैक्टर ऐसे बनाए हैं, तो दैट मीन्स x की वैल्यू 1 या 4 आएगी। अब इसके हिसाब से y की वैल्यू भी निकाल सकते हो ताकि आपको यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। बट यहाँ मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। क्यों? देखो डायग्राम बना के आपको पता चल जाएगा अपने आप कि आपका एरिया, जो भी रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पर है, वो किस तरीके से शेड होगा। ये आपका y एक्सिस हुआ, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हम बना लेते हैं अपना x एक्सिस। तो यहाँ पर जो पैराबोला है ना, वो कैसा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यानी ये पैराबोला देखो इस तरीके से बन जाएगा। वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे होगा, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस इस तरीके से मुड़ जाएगा। अच्छा, ये जो लाइन है इसमें अगर आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, और y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। समझे? यानी यहाँ पर कहीं 2 और यहाँ पर कहीं 2, इस तरीके से x 0 तो y 2, y 0 तो x 2। यानी ये देखो आपका जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये है आपका x प्लस वाई इक्वल्स 2। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो एरिया फाइंड करना है ना, वो फाइंड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एनक्लोज्ड बाय द लाइन एंड द पैराबोला एंड एक्स एक्सिस। देखो एरिया ये हुआ और ये हुआ, लेकिन जब फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड लिखा हुआ है तो एरिया सिर्फ ये होगा जिसको मैंने 1 से इंडिकेट किया, और फिलहाल अब मैं इसकी शेडिंग कर दे रहा हूं। यानी देखो ये वाला एरिया हमें फाइंड करना होगा। इसे O बोलो, इसे A बोलो और इसे B बोलो। आपको ये वाला एरिया निकालना है OABO। ठीक है, यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल चुका है, मैंने निकाला तो नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट मिला है, देखो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। अगर पूरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहोगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जो वैल्यू आई है ना, इसको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में डाल दो। जैसे कि x की वैल्यू को अगर मैं सेकंड इक्वेशन में डालूंगा, x की जगह 1, तो y की वैल्यू भी 1 ही आ रही होगी। आप चेक करके देखो, समझे? यानी एक पॉइंट ये बनेगा, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, जब x की जगह 4 डालोगे तो y यहाँ पर -2 आएगा। इस पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1,1 से ही देखो यहाँ पर ये 1,1, तो यहाँ से आपका ये जो एरिया जो शेड हुआ है ना, रिक्वायर्ड एरिया, वो आराम से निकल जाएगा। तो ये पॉइंट 1, यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था ये 2 आएगा, लाइन की हेल्प से y0 रखो, x2 आ जाएगा। समझे बच्चों? तो यहाँ पर जो एरिया आपको निकालना होगा वो कैसे निकलेगा, बिटवीन द लिमिट 0 से 1, ये पैराबोला की हेल्प से मिलेगा। यहाँ पर कर्व, तो ये क्या मिलेगा आपका √x, देखो ऐसे, प्लस फिर हम लेंगे 1 से 2 के बीच में आपका स्ट्रेट लाइन देगा यहाँ पर फंक्शन, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 - x। अब इसका हम इंटीग्रेशन ले लेंगे बड़े आराम से, तो √x का क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। आप इसे 2/3 ऐसे लिख लो, और यहाँ पर 2/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, इस पे लिमिट लगा दो। ये क्या बनेगा आपका, देखो 2 - x का होल स्क्वायर अपॉन में 2, और 2 - x का डेरिवेटिव यानी -1 ऐसे। अब इस पे अपना लिमिट लगा दो, ये लो इस तरीके से। अब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो ये रहा 2/3, ये 1 की पावर 3/2 है ना, 1 ही रहेगा, -0। यहाँ पर ये -1/2, डिनोमिनेटर में 2 × -1, इसको बाहर कर दिया। अब इसमें अपर लिमिट डालोगे तो 0 हो जाएगा, चेक कर लो, माइनस लोअर लिमिट तो ऐसे आएगा, मतलब ये +½ और यहाँ पर ये 2/3, यानी 2/3 + 1/2। एलसीएम लेना क्या आएगा, 2 × 2 = 4 + 3 यानी 7/6। अब क्योंकि ये एरिया है, सो लेट मी डिक्लेयर द फाइनल आंसर इन स्क्वायर यूनिट्स। समझे बच्चों? तो क्वेश्चन 12 का ये वाला पार्ट तो सॉल्व हुआ। मतलब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है अल्टरनेटिव, तो ये रहा जी आपका अल्टरनेटिव, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, अगेन इंटीग्रेशन यूज करना है, हमें एरिया फाइंड करना होगा। ये रहा आपका कर्व। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो भी कर्व है वो इनइक्वालिटी की फॉर्म में है, तो यहाँ पर मैं y = 0 यानी इक्वेशंस कंसिडर कर लूंगा। एक बनेगा y = √3x, इसे फर्स्ट बोलो। एक बनेगा x² + y² = 4, इसे सेकंड बोलो। इन दोनों को जरा सॉल्व कर लेता हूं मैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू को √3x यहां पुट कर दोगे तो ये बनेगा x² + √3x का होल स्क्वायर यानी 3x² ही रह जाएगा। सो दैट विल बी 4x² = 4, यानी x² की वैल्यू 1 आ जाएगी। दैट मीन्स x की वैल्यू +1 और -1 इस तरीके से आएगा। सो दैट मीन्स अगर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लिखना हो
जिसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो x की जगह 1 लोगे तो y आपका देखो ऐसे आएगा, यहाँ पर पुट कर दो x की वैल्यू 1, और -1 लोगे तो y देखो इस तरीके से आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपना डायग्राम बना लेते हैं। तो ये आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस बन जाएगा। ये आपका सर्कल है सेकंड वाला, समझे, जिसका सेंटर आएगा यहाँ पर यानी ओरिजिन पे, और रेडियस बनेगा 2। तो इसका मतलब अगर मैं सर्कल बनाऊं, ध्यान से बच्चों ठीक ठाक बना लेना सर्कल, ऐसा कुछ बन जाएगा x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर आपका सेंटर y इक्वल टू √3x, ये जो लाइन है ना ये बेसिकली ओरिजिन से पास करेगी, समझे। तो ये आपका y इक्वल्स √3x ये वाला लाइन है, ये आपका बनेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, √3, और यहाँ पर -1, -√3। अब मुझे शेडिंग करनी है, तो शेडिंग करने के लिए सबसे पहले देखो इसने लिखा हुआ है y > 0, यहाँ पर चेक करो। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका एरिया आने वाला है वो अबो x एक्सिस होना चाहिए। अब यहाँ पर एक कंडीशन और भी है, देखो ये वाली कंडीशन है ना, फिर ये वाली कंडीशन भी है, ये वाली कंडीशन भी है। ठीक है बच्चों, इसको अगर मैं वेरीफाई करूं कि इसका शेडिंग किस तरफ होगा, इसका शेडिंग किस तरफ होगा, तो इसके लिए अगर मैं कोई भी रैंडम पॉइंट ले लूं, फॉर एग्जांपल 2, 0, यहां पर डाल के देखता हूं तो ये बनेगा देखो इस तरीके से, समझे, और ये कंडीशन ट्रू है। 2, 0 वाला पॉइंट देखो यहां पर बनेगा, कंडीशन आ गई ट्रू, मतलब इस लाइन से शेडिंग इसकी तरफ होगी, है ना। अच्छा, सर्कल के लिए अगर मैं टेस्टिंग पॉइंट 0, 0 ले लूं तो ये हमको ऐसे देगा, ये भी कंडीशन ट्रू है ना। तो यहाँ पर 0, 0 ओरिजिन पे होता है, कहने का मतलब जो भी आपका ओवरऑल शेडेड रीजन आएगा ना वो कहाँ पर आएगा बच्चों, देखो इस तरीके से आपको शेडेड रीजन मिल जाएगा, समझे बच्चों। तो ये आपका फाइनली शेडेड रीजन हुआ। अब यहाँ पर मुझे जो एरिया फाइंड करना है वो कैसे लिखना होगा, फिलहाल एक चीज और मैं आपके लिए कर दूंगा, मैं यहाँ पर लिमिट्स को भी आइडेंटिफाई कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। क्योंकि सर्कल का सेंटर 2 है तो ये पॉइंट 2 बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हेल्प से हमने पहले ही निकाला हुआ है कि ये 1 बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट है आपका 1, √3 वाला। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना एरिया लिखना शुरू करते हैं। तो एरिया बनेगा देखो 0 से 1, मतलब ये रहा आपका ओरिजिन, तो 0 से 1 के बीच में स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या है √3x इस तरीके से, प्लस फिर 1 से 2 के बीच में आपका सर्कल आ जाएगा। तो सर्कल की इक्वेशन में से, सर्कल की इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल लो, 4 - x², यहाँ बनेगा प्लस माइनस पूरे का अंडर रूट, है ना। अब ये वाला जो पोर्शन है ये अबो x एक्सिस है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है बच्चों, यानी हम क्या लिखेंगे 4 - x², ये पूरा अंडर रूट में ऐसे आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ये रहा √3 एज इट इज, यहाँ पर बनेगा x²/2, इसको बाहर करो, ये अपना लिमिट लगा लेना। ठीक है, अच्छा इसमें लगेगा फॉर्मूला क्या, तो x/2 √4 - x² प्लस a²/2 यानी 4/2, डायरेक्टली 2 लिख दो, और यहाँ पर ये साइन इनवर्स x/2, और अपना लिमिट मत भूलना जी। ठीक है, चलिए यहाँ पर अपर लिमिट डालोगे तो क्या बनेगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी देखो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर देखो जैसे ही आप 2 पुट करोगे यानी अपर लिमिट, तो 2/2, और यहाँ पर 0 यानी खत्म कहानी, +2 साइन इनवर्स 2/2 यानी साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2। अपर लिमिट हो चुका है बच्चों, समझे, माइनस लोअर लिमिट की बारी, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर ये √3 आएगा, चेक कर लो, +2 साइन इनवर्स 1/2 यानी π/6, समझे कि नहीं। ठीक है, तो फिलहाल ये देगा आपको √3/2, यहाँ पर ये बनेगा पाई, चेक करो, यहाँ पर ये -√3/2, ये √3/2 वाला कटेगा, यहाँ पर ये -π/3, समझे, 2 × π/6, √3/2 वाला कट चुका है, जो बचेगा उसमें एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 2π/3 दिस मच स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है बच्चों, बात समझ आई। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से है। क्या बोला हुआ है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट अपॉन दिस प्लेन, हेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन। अगर सिर्फ डिस्टेंस पूछा होता तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का ऑप्शन होता, देखो ये वाला फॉर्मूला,
समझे कि नहीं? अगर सिर्फ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन अगर ये पूछा है तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेता बच्चों, समझे कि नहीं? फिलहाल ऐसा तो नहीं है, फिलहाल यहाँ पर इन्होंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछा है और उसके बाद डिस्टेंस पूछने की बात की है इन्होंने, है ना? तो चलो सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका प्लेन, मैं अगर समझाने के लिए डायग्राम बनाऊं, ये आपका प्लेन है बच्चों, ठीक है? लेट मी कॉल इट इज पाई यानी x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 9। यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है, लेट मी कॉल इट पॉइंट P जो क्वेश्चन में दे रखा है, और ये आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस तरीके से निकालना है। अगर मैं इसे पॉइंट Q बोलूं तो मुझे यहाँ पर पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये देखो, ठीक है बच्चों? चलो काम शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, मैंने क्या किया है, PQ को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन द गिवन प्लेन जिसको मैंने पाई माना है, ठीक है बच्चों? बात समझ आ रही है? अब सुनना, जो आपका प्लेन है क्योंकि उसका नॉर्मल हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा यहाँ पर, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, समझे बच्चों? x y z के जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखकर उनके साथ में i j और k कैप लगा दो, ये आपका नॉर्मल वेक्टर बन गया फॉर योर प्लेन, ठीक है बच्चों? अब नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर, और प्लेन के परपेंडिकुलर ये PQ लाइन भी हो गया। सो दैट मीन्स PQ लाइन एंड नॉर्मल वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, इसलिए अगर मैं PQ का इक्वेशन लिखूंगा तो यहां पर PQ का इक्वेशन लिखने के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट है 1 2 0, समझे? मैं यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, x माइनस x1 अपॉन यहाँ drs आएंगे, है ना? y माइनस y1 z माइनस z1 और drs abc, और drs क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर जो भी नॉर्मल वेक्टर के drs आपको दिख रहे हैं वही, ठीक है बच्चों? इसे लैम्डा मान लो। यहां से रैंडम पॉइंट हम लिख लेते हैं, तो रैंडम पॉइंट ऑन द लाइन PQ, तो क्या बन जाएगा, सो दैट विल बी लैम्डा प्लस 1, चेक करके देखो x की वैल्यू, फिर आपका आएगा माइनस 3 लैम्डा प्लस में 2 और फिर आएगा 2 लैम्डा, ठीक है? अब किसी लैम्डा की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ये पॉइंट Q भी हो सकता है, वेयर पॉइंट Q लाइज ऑन द प्लेन ऑल्सो, समझे? तो यहां पर मैं बोलूंगा कि पॉइंट Q लाइज ऑन द प्लेन, तो अगर प्लेन के ऊपर पॉइंट Q है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो चलो सेटिस्फाई कराओ। x y z कोऑर्डिनेट्स यहां पर पुट कर दो पॉइंट Q में से निकालकर प्लेन में, तो यहां पर x की जगह मैंने पुट कर दिया, समझे? फिर माइनस 3 इंटू वाई कोऑर्डिनेट यानी क्या बन जाएगा, प्लस का 9 लैम्डा माइनस 6, फिर यहाँ पर 2 टाइम्स z यानी ये देखो ऐसे हो जाएगा, नाउ दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है? सॉल्व करते हैं, लैम्डा की वैल्यू बताओ क्या आएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 लैम्डा और ये क्या बन जाएगा आपका, यानी 14 लैम्डा, समझे बच्चों? अच्छा फिर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 प्लस 6 यानी 15 माइनस 1 यानी 14, तो नाउ दैट इज इक्वल टू 14, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। समझ गए सभी लोग? लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, अब लैम्डा की वैल्यू को पॉइंट Q में डाल दो, आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा भैया, यहाँ पर लैम्डा की जगह 1 डालोगे तो 2, यहाँ पर माइनस 3 प्लस 2 यानी माइनस 1, और यहाँ पर 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू यानी 1, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अब क्वेश्चन में दूसरा काम, यानी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन, तो यहां पर आप लोग बस PQ डिस्टेंस निकाल लो, तो यही आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा जो इसने फाइंड करने के लिए बोला था, जिसके लिए मैंने सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला ही बता दिया था कि अगर यहां पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं निकालना होता तो उस फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते थे। अब वो फॉर्मूला क्या था, उसकी हेल्प से अगर आप करोगे तो क्या आपका आंसर वही आएगा जो अभी आने वाला है, मुझे कमेंट करके बताना। चलो यहाँ पर अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने 11th क्लास में ही पढ़ा हुआ है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, देखो ऐसे हो जाएगा, y2 यानी -1 माइनस 2 होल स्क्वायर, देखो ऐसे हो जाएगा, फिर 2 माइनस 0 यानी z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, फाइनली क्या आएगा, ये तो 1 रहेगा, यहाँ पर ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका 4। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा √14। अब क्योंकि डिस्टेंस है तो इसको यूनिट्स में डिक्लेयर कर दो। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब बारी है केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, चलते हैं जरा।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये रहा हमारा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। तो क्या बोला हुआ है, चलिए पढ़ते हैं जरा वन बाय वन। एन इंश्योरेंस कंपनी बिलीव्स दैट पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दोज हु आर एक्सीडेंट प्रोन एंड दोज हु आर नॉट। यानी जिनका एक्सीडेंट हो सकता है और जिनका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, इन दो कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया जा सकता है, ऐसा कोई इंश्योरेंस कंपनी बिलीव करती है। द कंपनीज स्टैटिस्टिक्स शो दैट एन एक्सीडेंट प्रोन पर्सन विल हैव एन एक्सीडेंट एट सम टाइम विद इन अ फिक्स्ड 1 year पीरियड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6। ठीक है, यानी किसी एक साल में एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है एक्सीडेंट प्रोन पर्सन की, whereas this probability is 0.2 for a person who is not accident prone। अच्छी बात है। The company knows that 20% of the population is accident prone। ठीक है, based on the given information answer the following questions। okay, हमारे पास कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। What is the probability that a new policy holder will have an accident within a year of purchasing a policy? फिर सेकंड पार्ट भी है। देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ इवेंट्स ले लेते हैं। मैं एक इवेंट E1 लूंगा, यानी अजम्पशन होगी लेट E1 बी द इवेंट, द पर्सन इज एक्सीडेंट प्रोन, द पर्सन इज एक्सीडेंट प्रोन, यानी इसका एक्सीडेंट होने की संभावना है। अच्छा, एक इवेंट E2 लूंगा कि दैट द पर्सन इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन, यानी इसका एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में हमें इनकी कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। अब इन दोनों इवेंट्स के बेस पे क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है उसको लिखते हैं। P ऑफ E1 यानी कितने लोग ऐसे हैं जो एक्सीडेंट प्रोन हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है पूरे पॉपुलेशन का 20%, समझे? तो ये लिख लो भैया 20% ये एक्सीडेंट होने वाले लोग हैं, और यहां पर P ऑफ E2 अपने आप क्या आ जाएगा 80%, है ना, 100% माइनस 20%। अब यहां से क्वेश्चन में अगर हम फिर से पढ़ें तो क्या बोला हुआ है, द कंपनी स्टैटिस्टिक्स शो दैट एन एक्सीडेंट पर्सन विल हैव एन एक्सीडेंट। दैट मीन्स मुझे एक इवेंट और लेना पड़ेगा, लेट इवेंट ई, इसे मैं मान लूंगा कि द पर्सन विल हैव एक्सीडेंट, द पर्सन विल हैव एन एक्सीडेंट। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक इवेंट ई मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वो एक्सीडेंट प्रोन पर्सन होगा तो उसका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है ना, यहां पर क्या दे रखी है 0.6। ठीक है, अच्छा अगर वो एक्सीडेंट प्रोन नहीं होगा तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0.2 यहां पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारा डाटा है क्वेश्चन में। अब चलते हैं इसने क्या क्या पूछा है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, इनको हम आंसर करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन ए ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी, यानी यहां पर P ऑफ E निकालना है। तो P ऑफ E क्या आ जाएगा बच्चों, दिस विल बी P ऑफ E बाय E1 इंटू P ऑफ E1। ये क्या निकल रहा है, दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी, समझे बच्चों? अच्छा, अब इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो P ऑफ E बाय E1 यानी 0.6, आप चाहो तो 6/10 लिख लो। यहाँ पर P ऑफ E1 क्या था 20%, समझे? अच्छा, P ऑफ E बाय E2 यानी 2/10 लिख लो, 0.2 को लिख दिया मैंने, और P ऑफ E2 क्या है, दैट इज 80%। ठीक है बच्चों? अच्छा, यहाँ पर देखो ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, दिख रहा है 20 में से एक जीरो और नीचे 100 का एक जीरो कैंसिल, ऐसे ही 80/100 में से, तो ऊपर क्या बचेगा 6 2 12, और यहाँ पर 2 × 8 यानी 16, और यहाँ पर नीचे क्योंकि एक जीरो कट चुका है मतलब सिर्फ 100, मतलब क्या आ जाएगा, दिस विल बी 28%, या तो ऐसे लिखो या लिखो 0.28। समझे? फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है इसको भी पढ़ लो। सपोज दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी, मतलब एक्सीडेंट तो हो गया उसका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज एक्सीडेंट प्रोन, तो यहां पर अब लग जाएगा आपका बेस थ्योरम, समझे बच्चों? बेस थ्योरम। तो यहां पर एक्सीडेंट प्रोन होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, अगर उसका एक्सीडेंट पहले ही हो गया है मतलब ये पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, देखो इस तरीके से फॉर्मूला आपका लगेगा, नीचे आपका आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी P ऑफ E डायरेक्टली ऐसे लिख दो, समझे? तो P ऑफ E बाय E1 मतलब 0.6 यानी 6/10, और P ऑफ E1 यानी 20% यानी ऐसे लिखो, और ये पूरा हमने निकाला था 28%, अगर आपको ध्यान हो फर्स्ट पार्ट में देख लो। ठीक है बच्चों?
तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये 0 से ये 0 काट दो, 6 इंटू 2 यानी 12/100 और 28/100 यानी ऐसे आ जाएगा। 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा, यानी देखो इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ सीबीएसई फॉर क्लास 12 टर्म सेकंड एग्जामिनेशन इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पीटीएस 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन don't forget to hit the like button, share this video with all of your classmates and also subscribe to this beautiful channel of yours. Be good, take care, all the best. Thank you.